हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम हमारे जो छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 7वीं 8वीं 9वीं, इन सभी के लिए सिलेबस तो ऑलरेडी हमने पहले से कंप्लीट कर रखा है। जैसा कि आप जानते होंगे, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज पहले से कंप्लीट है। व्हाइट बोर्ड वाले पहले से ही वीडियोस हमारे चैनल पे है। आप जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है जाके, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा हम आपके लिए इस साल नया बैच जो हमारा डिजिटल बोर्ड आया था, उसके ऊपर आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। जैसे कि 7th 8th के लिए कंटिन्यूस हम लेकर आ रहे हैं साइंस का एक्सरसाइज के जितने भी चैप्टर्स है, उसके एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और यहां पे आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ ही में 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का ही प्रॉब्लम सेट्स कराना हमने शुरू कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को वीडियोस कंटिन्यूस मिल रहे होंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा। तो आज उसी प्रकार एक बेहतरीन वीडियो 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देख सकते हो आप तीसरे चैप्टर पे आ चुके हैं, यानी इसके पहले के 2 चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियोस बना के, ठीक है। और उसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये जो भी चीज यहां पे हो रहा है क्लास में, वहां पे आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा चीज, आज भी अगेन चैप्टर 3 का हम लोग एक्सरसाइज का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, और आपको हर एक चीज का मतलब बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, और जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां से भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस एक्सरसाइज की। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सबसे पहले पूछा है द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द एयर। यानी कि हमने चैप्टर जब पढ़ा था, जब मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा था इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो भी एयर का कैपेसिटी होता है मॉइस्चर को होल्ड करने का, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो हवा होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं, उनके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको होल्ड करके रख सकते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एयर के किस चीज के ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, करेक्ट है। तो इसका आंसर कितना आ गया? टेम्परेचर आ गया। मतलब जब हवा गर्म होती है तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, हवा ठंडी होती है तो कुछ और होती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड, वाटर डज नॉट हैव ए डैश। क्या है? वाटर के पास क्या नहीं है? कोई भी शेप नहीं है। वाटर के पास कोई भी शेप नहीं है। अगर मैं बात करूं तो कोई भी उसके पास शेप नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं उसके पास क्या है? डेफिनाइट मास है और डेफिनाइट वॉल्यूम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वाटर डज नॉट हैव ए डेफिनाइट शेप बट हैज ए डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और मास उसके पास, वाटर के पास होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा चीज, while freezing the dash of water is lowered। क्या होगा जब हम फ्रीज करेंगे तो पानी का क्या कम होगा? डेंसिटी कम हो जाता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। पानी का डेंसिटी कम हो जाता है जैसे जैसे पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो एकदम पानी कोल्ड रहेगा, फ्रिज रहेगा, तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। एंड क्या बोला है लास्ट? डैश सॉइल हैज pH 7। कौन से सॉइल के पास pH 7 होता है? pH 7 मतलब न्यूट्रल होता है, करेक्ट है। 7 के नीचे मतलब एसिडिक, 7 के ऊपर मतलब बेसिक। तो 7 जब रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉइल क्या होगा? न्यूट्रल होगा, करेक्ट है। बहुत सिंपल था। चारों एमसीक्यूज, चारों फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करा दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट दोस्तों, देखो हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, तो हम जो भी आपके लिए जो चीजें कंटेंट डालते हैं, ये मेहनत, आपको पता है कि ये जो वीडियो दिख रहा है आपको, भले 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का वीडियो दिखता है, लेकिन इसके पीछे का मेहनत बहुत होता है। उसको लिखना होता है, उसको पढ़ना होता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। तो हर एक चीज के पीछे बहुत मेहनत है दोस्तों। और आप जानते हो हर दिन हम लोग 5-5 6-6 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए। तो ये जो मेहनत है ना, तो प्लीज सही हाथ तक पहुंचाओ। तो ये जो मेरा मैसेज है कि यार हमारे चैनल पे 6 से लेकर 12 तक का हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्रेजेंट है। तो प्लीज ये मैसेज अपने भाई बहन, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने बड़े भाई बहन, अपने फादर मदर, सबको बता सकते हो। और उनको बोलो आगे ये सब चीजें अपने दोस्तों को बताए, ताकि यार हमारे चैनल के बारे में, JR ट्यूटोरियल्स के बारे में सभी लोगों को पता चले। और हमारा जो महाराष्ट्र में एक सपना देखा है हमने कि छोटे छोटे गांव तक हमारे वीडियोस पहुंचे, ताकि हर बच्चा फ्री में चीजें पढ़ पाए। तो ये अपना सपना जो है पूरा हो सके और हमारा चैनल जल्दी जल्दी 1 मिलियन पे टच हो पाए। तो प्लीज शेयर कर देना, बस इतना ही आपसे एक हेल्प मांगना चाहूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है व्हाई इज इट सेड दैट। मतलब ये जो चीजें हैं वो क्यों कही गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले है एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। सही बात है, वैसे तो हवा जो है, एयर जो है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस।
इसके अंदर आप देखोगे हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। खासकर अगर मैं बात करूं जो ज्यादातर जो गैस होता है वो होता है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन ही है, और साथ ही में कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इतने सारे गैसेस होने के लिए यहां पे, लेकिन इसमें से जो भी चीजें होती हैं, जो भी गैसेस होती हैं, ये आपस में क्या होती है, मिक्स नहीं होती है। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड ही रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा तो हुआ नहीं है ना, हमको ऑक्सीजन चाहिए ना, हम सांस जो लेते हैं हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने ऑक्सीजन लिया तो क्या मेरे अंदर नाइट्रोजन गया क्या? नहीं, हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गया। क्यों? क्योंकि हवा में इतने सारे गैसेस होने के बावजूद भी ये क्या रहते हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। क्लियर है? और सेपरेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि सेपरेट होकर अलग अलग, यहां पे जाओगे तो ऑक्सीजन ही मिलेगा, यहां पे जाओगे। सेपरेटेड मतलब अपना अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग उसको इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर जैसा फॉर्म करता है, यानी कि आपस में मिल जाते हैं। जैसे पानी के अंदर आप दूध मिला दो तो वो दूध बन जाता है ना, वैसे ही हवा के अंदर जितने भी गैसेस है तो वो हवा ही है ना, वो गैसेस ही है ना, तो वो क्या बन गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अदर वेरियस गैसेस। करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि पानी की अगर मैं बात करूं, इसमें दुनिया का कोई भी चीज अगर आप ले लो, ऑल सब्सटेंस अगर आप ले लो, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो बहुत ही आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि घुल मिल जाता है। जैसे कि आप पानी ले लो, पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दो घुल जाएगा, आप पानी के अंदर शक्कर डाल दो घुल जाएगा, नमक डाल दो घुल जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें डाल दो। मतलब ऐसा नहीं कि लोखंड डाल दो तो हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जो चीजें हो सकती है। तो पानी एक ऐसा चीज है ना जो ऑलमोस्ट हर एक चीज को क्या करता है दोस्तों, डिसॉल्व कर सकता है। ऑयल वगैरह वाली चीजों को छोड़ के और बहुत हैवी चीजों को छोड़ के, मेटल्स वगैरह को छोड़ के, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों को वो डिसॉल्व कर पाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब बहुत सारी चीज, यूनिवर्स आ गया ना उसमें, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें चीजें घुल रही है, जिसमें अंदर डिसॉल्व हो रही है, तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो पानी को इसीलिए कहा गया यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ज्यादातर सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व हो पाता है। क्लियर है? याद रहेगा, बहुत सीधा है, बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या बोल रहा है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस। मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग मतलब चाहे वो कपड़े की धुलाई हो, चाहे वो हमारे शरीर की धुलाई हो, या फिर किसी भी चीज की धुलाई हो। धुलाई मतलब मारने वाला धुलाई नहीं है, मतलब आप समझोगे मारने पीटने वाला धुलाई। धुलाई मतलब क्लीन करना। तो हम पानी ही यूज करते, पानी के अलावा पेट्रोल डीजल क्यों नहीं यूज करते, बाकी चीज क्यों नहीं यूज करते? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, पानी के अंदर जितने भी डर्ट रहेंगे, ठीक है, जर्म्स रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह रहती है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और पानी के साथ वो फ्लश आउट हो जाती है, पानी के साथ वो फ्लश आउट होके बह जाती है। और इसीलिए क्लीनिंग करने के लिए हम ये वाली चीजें, यानी कि पानी वगैरह जो है, इसका इस्तेमाल जो है ज्यादातर करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, साथ ही में हाइजीनिक भी होता है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपके शरीर को, आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि पानी से कितना भी आप नहा लो, आपका शरीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके बदले ऑयल से नहा लो, हो सकता है नुकसान पहुंचाए। ठीक है ना, तो बॉडी को भी, ह्यूमन बींग्स के बॉडी को, चाहे वो कपड़ा हो, ठीक है ना, क्लॉथ जो है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़े जो होते हैं ना, क्लोथ्स की बात करो तो क्लोथ्स आप किसी में धो लो, पेट्रोल डीजल में धो सकते हो क्या? नहीं, गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन पानी में न जाने कितने बार धो लो, एटलीस्ट 1.5-2 साल पानी से धोने के बाद भी कपड़े नए के नहीं होते। करेक्ट है? तो ये सब कुछ रीजन है, आप लिख सकते हो। वैसे इसका लिखा हुआ फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम उसमें मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा सवाल क्यों पूछा है, उसका रीजन क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैंने आपको दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से सुनना इस चीज को। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, What will happen if, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, क्या हुआ ऐसा, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीज। मुझे एक बात बताओ, जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर मतलब क्या होता है, हमारे आसमान में, एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत नमी होती है, वाटर वेपर्स ही प्रेजेंट होते हैं हवा में। अगर वो बढ़ गया, हवा में वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है वो अगर बढ़ गया तो क्या होगा? तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो वो, सबसे पहली बात, जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं, ये डिटरमाइन करता है ह्यूमिडिटी। इट डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या बताता है? ह्यूमिडिटी बताता है। मतलब जितना ज्यादा आपका एयर में ये रहेगा, वाटर वेपर रहेगा, उस हिसाब से क्या रहता है हमारा, क्या रहता है, ह्यूमिडिटी रहेगा। तो यानी कि वाटर वेपर ही जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो कितना रहेगा। वो कौन डिसाइड करता है? वाटर वेपर ही डिसाइड करता है। तो अगर वाटर वेपर इंक्रीज हो रहा है ह्यूमिडिटी का, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वाटर वेपर इंक्रीज हो रहा है तो ह्यूमिडिटी जो होगा वो ऑल्सो इंक्रीज होगा। क्लियर कट बोल सकते हैं ना हम लोग।
हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाटर वेपर ही डिसाइड करता है ना, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा उतना ह्यूमिडिटी रहेगा। तो अगर वाटर वेपर ही बढ़ रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियसली जो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। एंड जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो हमारे बॉडी से स्वेट वगैरह यानी पसीना जो है ज्यादा बहेगा, और पसीना ज्यादा बहने के वजह से हम लोग को क्या हो सकता है, कुछ रैशेस आ सकता है, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो हमारे शरीर के ऊपर हो सकती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पसीना होगा, ये सब चीजें फैक्टर डाल सकती है। वाटर वेपर से गर्मी बढ़ेगी और पूरा आपका जो बॉडी है वो चिपचिपापन आएगा, पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। होता है ना ज्यादातर आप देखोगे गर्मी के एंड में या फिर बारिश की शुरुआत में, बारिश के दिन में भी आपने देखा होगा कि वाटर वेपर हवा में बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से हम लोग जब बारिश रुक जाता है तो हमें जो गर्मी होती है ना वो पसीने वाली गर्मी होती है, बहुत पसीना चूता है और एकदम चिपचिपा लगता है, तो वो वाली चीजें होती है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट विल हैपन, अगर क्या होगा, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली, मतलब अगर खेत में जो खेती का जमीन है आपके पास उसमें कंटिन्यूअसली एक ही टाइप के क्रॉप को कंटिन्यूअसली अगर उगाया जा रहा है, एक ही टाइप का क्रॉप है उसको कंटिन्यूअसली उगाया जा रहा है, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल होगा, ठीक है, सॉइल जो होगा वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स होगा ना उसको वो लॉस कर देगा, न्यूट्रिएंट्स को लॉस करेगा, यानी कि धीरे धीरे देखते देख सॉइल जो है वो क्या बन जाएगा, इनफर्टाइल बन जाएगा। क्योंकि अगर आप एक खेत में एक ही जैसा क्रॉप उगा रहे हो तो वो क्रॉप क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बार बार एब्जॉर्ब करेगा, बार बार एब्जॉर्ब करेगा, और कोई नया न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल को मिल रहा नहीं है। न्यूट्रिशनल जो वैल्यू जो है वो सॉइल का जितना होना चाहिए था, पीएच वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो धीरे धीरे सॉइल का कम होते जाएगा, और इसी के वजह से वो सॉइल एक टाइम के बाद कंटिन्यूअस उसमें एक ही टाइप का क्रॉप उगाया जा रहा है, तो एक टाइम के बाद उसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाएगा और वो सॉइल क्या बन जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, और उसमें फिर कभी कोई क्रॉप नहीं उग पाएगा। तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्रॉप को रिपीट करना पड़ेगा। रिपीटिंग क्रॉप डालो, मतलब आज एक क्रॉप उगाया आपने तो उसका सीजन जब हो जाए तो अगला जो आएगा वो नया क्रॉप उगाओ, मूंग उगाओ, कुछ और उगाओ, लेग्यूमिनस प्लांट को उगाओ। तो जिसके से क्या होगा कि जब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उस सॉइल में आते रहेंगे तो अलग अलग क्रॉप्स का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सॉइल में रिपीट होता रहेगा, जिसके वजह से जो उसका उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगा, और उसका पीएच वैल्यू सब चीज मेंटेन रहेगा और चीज बैलेंस रहेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? इसीलिए क्रॉप रोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? याद रहेगा ये सब चीजें, तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और अगर आपको ये हमारा मेहनत पसंद आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस तो पूरा पहले से प्रेजेंट है, हर चीज की कमी हमने, हर चीज की जो भी डिमांड थी वो पूरी कर दी है, लेकिन ये जो चीज एक्स्ट्रा हम मेहनत कर रहे हैं ना, ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना दोस्तों, हमें मोटिवेशन जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विथ होम शुड आई पेयर, मतलब इसमें से मैच द फॉलोइंग जैसा ही है, मतलब किसके साथ मैच होगा, क्या पेयर बनाएगा, जोड़ियां कैसे बनाएगी। तो सबसे पहले हवा है, मुझे बताओ हवा के साथ क्या होता है, हवा के साथ एक्सक्रीशन होता है क्या? नहीं, एक्सक्रीशन मतलब जो सुबह सुबह आप लोग वॉशरूम में जाके करते हो ना, दैट इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो हवा के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। प्लास्टिसिटी कोई लेना देना नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी हवा जो है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, उसके जो रंग है वो बिखरते हैं, जैसा रेनबो, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो वो हवा के वजह से ही होता है। तो एयर का आ जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाटर का क्या आएगा, वाटर हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ठीक है ना, वाटर जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो ये वाला इसका आ जाएगा। और सॉइल का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि प्लास्टिसिटी होता है, मतलब एक बार उसको जो शेप दे दिया उसी शेप में रहता है। जैसे मिट्टी के चीजों से क्या बनाया जाता है, मटका बनाया जाता है, मिट्टी के बहुत सारे पुतले बनाए जाते हैं, ऐसे कई सारी चीजें, तो वही शेप रहता है। ठीक है ना, प्लास्टिसिटी का उल्टा होता है इलास्टिसिटी, की एक बार शेप दे दिया फिर वापस से हटा दिया तो शेप फिर से वापस से जैसा था पहले जैसा बन जाएगा, तो ये उल्टा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो सॉइल में नहीं होता, सॉइल में होता है प्लास्टिसिटी, आपको याद रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें क्या करना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले यहां पे देखोगे, सैंडी सॉइल हैज लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर। सैंडी सॉइल मतलब क्या होता है, रेत। तो आप बीच गए होंगे, बीच समुद्र के किनारे, वहां का रेत उठाओ और उसमें पानी डालने की कोशिश करो, पूरा पानी धीरे धीरे जो है वो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जो सैंडी सॉइल, जो रेत होते हैं ना, उसमें पानी टिकता नहीं है, वो निकल जाता है। लेकिन वही मड वाला सॉइल लाओ, मतलब जो कीचड़ वाला जो सॉइल होता है ना, जो मिट्टी, जो प्लांट जिसमें उगे रहते हैं, वो लेके आओ, उसमें पानी डालो तो पानी उसमें काफी देर तक टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। मतलब इन शॉर्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा कि द सैंडी सॉइल हैज द लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। मतलब इसका जो कैपेसिटी होता है बहुत कम होता है सैंडी सॉइल का। रेत है ना, रेत पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। सी वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत जवाब है। सी वाटर उल्टा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट है। सॉल्ट वाटर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सॉल्ट वाटर मतलब सी वाटर ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, द सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट, मतलब जिस चीज में
सोल्यूट डिसॉल्व होता है उस चीज को सॉल्वेंट कहते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना। तो वाटर होता है ना इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल सही सवाल हमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हवा की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। करेक्ट है। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चारों के चारों ट्रू और फॉल्स बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा। चलो अब उसमें कितने सारे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि है राइट आंसर द फॉलोइंग, यानी आपको अपने मन से जवाब देना है प्रॉपर तरीके से। तो ये हम आपको कंसेप्ट बताएंगे इसका, उसका पूरा आंसर आपको हमारे बुक में मिल जाएगा। बुक में मतलब जो पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको जो दे रहे हैं टेलीग्राम पे, वहां पे देख सकते हो, या फिर ये जो मैं चीजें कॉन्सेप्चुअली मुंह से बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते जाओ, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? राइट आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हाउ इज लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। मतलब हवा से जो लाइट है वो कैसे स्कैटर होता है। तो सबसे पहले बताओ कि एयर जो है, अगर मैं बात करूं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारे क्या है दोस्तों? गैसेस प्रेजेंट है। अब गैसेस प्रेजेंट के अलावा इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर स्मोक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। मतलब कहीं ज्यादा इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और जब क्या होता है कि जब लाइट का जो रेज होता है, लाइट का जो रेज होता है, आपको पता है ना, सूर्य की किरणें जब आती है, लाइट का जब रे आता है, और ये जब रे ऑफ लाइट हवा में जाके टकराता है, और हवा में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे डस्ट, स्मोक और पार्टिकल्स। तो इनसे जब ये टकराता है तो होगा क्या कि वो जो लाइट है वो क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है। स्कैटर्ड होना मतलब बिखर जाना। समझ लो कि ये आपके क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है इसके अंदर। अब ये डस्ट पार्टिकल्स में से ये लाइट आई, ये लाइट इसमें से पास होगी तो ये क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। इस प्रकार से बिखर जाएगी। तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि आगे आप जाओगे स्टैंडर्ड में 9th 10th में और ज्यादा डीप में साइंस में पढ़ने मिलेगा। लेकिन हमें रीजन पूछा था कि कैसे होता है, तो हमने बता दिया कि डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से जब लाइट का रे टकराता है तब जाके वो क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है, मतलब बिखर जाता है लाइट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका पहले सवाल का जवाब। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मुझे बताओ पानी का अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है। बहुत सिंपल है यार इसका फंडा, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पानी जो होता है ना, ये क्या होता है? सबसे पहले क्लीन होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, यानी इसका कोई भी स्मेल नहीं होता है, साथ ही में ये टेस्टलेस भी होता है। इतने सारी प्रॉपर्टी मैंने एक ही बार बता दी। ना स्वाद होता है, ना कलर होता है, ना स्मेल होता है, ना कुछ होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, जो पानी होता है ना दोस्तों, अगर मैं इसकी बात बताने की कोशिश करूं कि पानी जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। वाटर इज न्यूट्रल। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? पीएच वैल्यू हमेशा 7 रहता है। तीसरा मैं बात करूं, बैड कंडक्टर होता है। क्या बोल रखता हूं मैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली विभाग होता है, बिजली, जो साफ पानी होता है ना, वो पानी नॉर्मली हीटिंग के लिए भी बहुत मतलब ये बेकार है, मतलब उसमें से जल्दी पास नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बेकार है। लेकिन सॉल्ट वाटर, इसमें नमक मिला दूं तो वो बहुत ही ग्रेट कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसे कई सारे और प्रॉपर्टीज है वाटर का, आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। बहुत ईजी है ये चैप्टर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन रेन वाटर। ऑब्वियसली सी वाटर जो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट प्रेजेंट है मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाता है? वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि डेंसिटी जो होता है दोस्तों इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि अगर उस चीज में मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, यानी कि अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। तो सॉल्ट वाटर में मास इंक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ द नमक, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसका डेंसिटी भी इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू वाटर। मिल गया आपके सवाल का जवाब। क्लियर है? तो सॉल्ट वाटर का क्यों होता है डेंसिटी ज्यादा नॉर्मल पानी से? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। गुड सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर गुड क्यों होना चाहिए, क्या उसकी जरूरत है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं यार, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो रूट्स होगा ना, अगर गुड सॉइल स्ट्रक्चर होगा तो उसके रूट्स को, मतलब प्लांट्स का जो रूट होगा ना, उसको ना बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उसको बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। साथ ही में जो रूट्स होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या मिलेगा? ड्रेनेज मिलेगा। गुड
वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज मतलब पानी उसको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, पानी अच्छे तरीके से ट्रैवल करेगा, तो गुड वाटर ड्रेनेज मिलेगा। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूं कि पानी के साथ साथ इस सॉइल का अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब उसको न्यूट्रिशंस भी बहुत अच्छे मिलेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो यही कुछ खास बात है। इसीलिए कहीं पे भी कोई भी प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से उगाना है, तो जहां पे भी उग रहा है या फिर खेती जहां पे भी हो रही है, उसका सॉइल का स्ट्रक्चर अगर बेहतरीन है, तो आपका जो फसल उगेगा, जो क्रॉप्स उगेगा, वो भी एक नंबर उगेगा, बेहतरीन उगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल का यूजेस बता दो यार, बहुत सारी यूजेस है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि देखो काउलिन करके एक मिट्टी था, ठीक है ना, काउलिन, ठीक है, काउलिन मिट्टी था। चाइना क्ले जिसको बोलते हैं, चाइना क्ले क्रॉकरी बनाने में काम आता है, क्रॉकरी, ठीक है, मिट्टी के पॉट्स बनाने, अर्थन पॉट्स बनाने काम आता है। उसके अलावा स्टैचूज बनाने में काम आता है, ठीक है ना, स्टैचूज बनाने में काम आता है, आइडल्स बनाने में काम आता है, ठीक है ना, मूर्ति वगैरह बनाने में काम आता है, प्लेट्स बनाने में काम आता है, कप बनाने में काम आता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, ये आप लिख सकते हो, उसका यूजेस आप बता सकते हो। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ सॉइल्स जो आप बता सकते हो। सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं प्लांट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिसिटी से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं, ये सभी चीज आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, मुझे बताओ। सॉइल जो होता है ना, जो मिट्टी होती है, उसको टेस्ट कराते हैं फार्मर्स जो होते हैं, जब खेती करते हैं ना, तो वो टेस्ट कराने जाते हैं लैबोरेटरी में, जहां पे सॉइल टेस्टिंग सेंटर होता है अलग अलग जगह पे। तो क्यों कराते हैं? सबसे पहला रीजन कि वो ये चेक करते हैं कि जो सॉइल है उसका पीएच वैल्यू क्या है। सॉइल का पीएच वैल्यू पता चलता है, ये पता चलता है कि सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है, ये चेक करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वहां पे फसल अच्छी तरीके से उग नहीं पाएगा। तो वहां पे हमें कितना फर्टिलाइजर मिलाना चाहिए वो भी हम लोग को पता चलता है। फर्टिलाइजर मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर मिलाना चाहिए, कितना उसमें पानी सप्लाई करना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें होती है, सॉइल का फैक्टर, सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जिससे फार्मर्स अपने अपनी तरीके से उसमें चीजें डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते, और उस हिसाब से अपना वो खेती कर पाएंगे और फसल को उगा पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं ना, वो जब खेती करने के पहले उस सॉइल का एक सैंपल लेके जाते हैं और वहां पे टेस्टिंग करवाते हैं, जहां पे सेंटर होता है, टेस्टिंग सेंटर। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। मुझे एक बात बताओ कि जो साउंड होता है वो कैसे ट्रैवलिंग करता है? साउंड ट्रैवल्स, जो ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल्स करता है वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और जब उसको ट्रैवल करना होता है तो उसको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम मतलब कुछ तो मीडियम होना चाहिए। अब मीडियम 3 प्रकार के होते हैं, दैट इज कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं दोस्तों लेक्चर्स में। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। यही 3 मीडियम में साउंड ट्रैवल करता है, इसके अलावा कहीं वो ट्रैवल नहीं करेगा। यानी कि इसमें से एक मीडियम है जो हमको क्वेश्चन पूछा है कि एयर, तो एयर क्या है? एयर एक गैस मीडियम है, तो ऑब्वियसली एयर से साउंड जो है, एयर में साउंड ट्रैवल करेगा। लेकिन ये पूछा है ना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, मतलब अगर हवा नहीं रहेगा, जैसे कि हम यहां पे है और मैं आपको कोई भी चीज बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां से निकल रही है तो वो आप तक पहुंच रही है, क्योंकि कैमरा जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर आपको यूट्यूब से मिल रहा है, लेकिन आप सुन पा रहे हो। तो मेरी आवाज गई तो ये वेव्स के फॉर्म में गई, करेक्ट है? ये आवाज मेरी वेव्स के फॉर्म में गई, तो वेव्स के फॉर्म में जो गई ना, क्यों गई? क्योंकि यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे रूम में ये आसपास हवा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। लेकिन अगर वही यहां पे हवा प्रेजेंट नहीं होता तो क्या बन जाता? वैक्यूम बन जाता। अगर मान लो कि मेरे रूम में हवा थोड़ा भी प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या बन जाता? वैक्यूम बन जाता। और मैं आपको बता दूं, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस यही 3 मीडियम है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। तो अगर कोई मीडियम नहीं है तो जो भी मैं बोलूंगा ना, वो आवाज तो निकलेगा, लेकिन वो वेव्स के फॉर्म में वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वो इधर ही की इधर ही फंस जाएगा। तो यानी कि वो आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए माना जाता है, माना क्या मतलब, इट इज वेरी नेसेसरी कि एक मीडियम होना चाहिए साउंड के ट्रैवल करने के लिए। तो मीडियम है तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या तो गैस हो, तो होना चाहिए। यहां पे मीडियम नहीं है तो ट्रैवल नहीं करेगा। इसीलिए स्पेस जो होता है, अर्थ के बाहर जब निकल जाए स्पेस, उसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है, ना हवा होता है, ना पानी होता है, ना कुछ होता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसमें कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है, पूरा सन्नाटा पसरा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाई शुड ग्लास कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर बॉटल केप्ट इन द फ्रीजर। क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, करके देखना, लेकिन करना मत, नुकसान हो जाएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम लोग एक ग्लास ले लेते हैं, एक हम ये ले लेते हैं, चलो कांच का वाटर बॉटल ले लो, कांच का वाटर बॉटल ले लो, उसको पूरा का पूरा भर दो, उसका पूरा एकदम पानी से भर दो और उसको टाइट करके फ्रीजर में रख देना। आपका जहां पे बर्फ जमता है वहां पे रख देना। थोड़े टाइम के बाद देखोगे ना, तो वो कांच का जो बॉटल है ना, जिसमें पानी भर के आपने रखा था, वो फूट जाएगा। क्यों फूटेगा? क्या रीजन है? क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट कि जब पानी को हम फ्रीज करते हैं, ठंडा करते, बर्फ जब जमाते हैं, तो वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। क्या होता है? वो एक्सपांड होता है।
तो जब बॉटल के अंदर आपने पानी भर के रखा है और जो फ्रिज हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, बर्फ बन रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को फैलाएगा, एक्सपांड करेगा, और एक्सपांड करने की वजह से जो बॉटल में वो रखा था कांच के, उसको वो तोड़ देगा। तो इसीलिए कभी भी कांच का बॉटल अगर आप फ्रीजर में रख रहे हो तो पूरा भर के मत रखिए, आप भर के रखिए, ताकि उसको फैलने का जगह मिले, एक्सपांशन करने का, नहीं तो वो फूट जाएगा। क्लियर है? तो यही इसका रीजन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? तो बस यही था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 7 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 का साइंस का पूरा कंप्लीट हमने करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके लेक्चर वीडियोस पूरे प्रेजेंट है, पूरा साइंस ही कंप्लीटेड है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सबका कंप्लीटेड है। आपको बस अच्छी तरीके से देखना और पढ़ाई करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द और भी ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे हम लोग, बने रहना हमारे साथ। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज जितना हो सके लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जितना हो सके शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक पता चले कि हम इतना बेहतरीन तरीके से वीडियोस बनाते। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।